हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम राजस्थान में मृदा संबंधी समस्याओं को डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि मृदा की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं हमारे राजस्थान में, उनके कारण क्या हैं, उनसे हमें क्या हानियां हो रही हैं और कैसे उन समस्याओं से बचा जा सकता है। देखिए, राजस्थान में एक और मृदा संबंधित समस्याओं का कारण प्राकृतिक है, तो दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में मानवीय जो क्रियाकलाप हैं वो भी मृदा की समस्याओं के महत्वपूर्ण कारक हैं। राज्य में मृदा से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ की जो कृषि है वो प्रभावित होती है। पहली समस्या है जो मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन की, और दूसरी समस्या है भूमि की क्षारीयता व लवणीयता की। यानी दो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमारे राजस्थान में। अब ये जो मृदा अपरदन है ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। और मृदा अपरदन है क्या, अगर हम बात करें तो देखिए, मृदा के आवरण का विनाश जो है वो मृदा अपरदन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मृदा अपरदन क्या है तो आप करो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जो मृदा के आवरण का विनाश है वो मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी के अपरदन को हम रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, यानी क्रीपिंग डेथ भी कहते हैं। ये एक गंभीर समस्या है और इसमें अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो रही है। बहते जल और हवाओं की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती रहती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत के कणों के जुड़ने की दर होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन और अन्य प्राकृतिक वनस्पति को साफ कर देता है, और इसी कारण क्या है, मृदा अपरदन की समस्या जन्म लेती है। अब ये जो मृदा अपरदन है ये किस किस प्रकार से हो सकता है या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, मृदा को हटाने और उसके परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल जो हैं मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। अब जब हम पवन अपरदन की बात करते हैं तो पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में क्या है, वनस्पति कम होती है और हवाएं जब तेज़ चलती हैं तो वो मिट्टी के कणों को उड़ाती हैं। इस प्रकार के अपरदन में वायु द्वारा मिट्टी काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर बिछा दी जाती है। इस क्रिया द्वारा धरातल की ऊपरी परत का अपरदन होता रहता है और लंबे समय, हम कह सकते हैं कालांतर में, यह क्षेत्र क्या है, अनुपजाऊ हो जाता है, क्योंकि वो हवा जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत मृदा की सबसे उपजाऊ परत होती है, वो बहाकर धीरे धीरे बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस क्रिया द्वारा धरातल की ऊपरी परत का अपरदन होता रहता है और कालांतर में ये अनुपजाऊ हो जाती है। इसके अतिरिक्त तेज़ हवा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा, कई बार तेज़ हवाओं से भी जोते और बोए खेतों में बालू की परत जमा हो जाती है, जिसके कारण फसलों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। वायु अपरदन राज्य में सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ गए होंगे वायु अपरदन में क्या होता है। वायु अपरदन मुख्यतः राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में होता है। इस क्षेत्रों में क्या है, वनस्पति आवरण कम होता है, तो इसलिए वायु जब तीव्र गति से चलती है तो वो धीरे धीरे लंबे अपने जो मृदा के ऊपरी परत है, मिट्टी के कण उनको बहाकर ले जाती है। और इस कारण जो है ऊपरी परत क्योंकि उपजाऊ होती है और उसके बह जाने के कारण हवा के साथ तो जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है। अब दूसरे आता है जल का अपरदन, वाटर द्वारा जो भी हम इरोजन होता है। देखिए, भारी वर्षा और जो खड़े ढालों वाले प्रदेशों में बहते हुए जल द्वारा किया गया अपरदन बहुत महत्वपूर्ण है। बहता जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की परत को बहा ले जाता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। केवल राजस्थान में नहीं, ऑल इंडिया की प्रॉब्लम है जल द्वारा जो अपरदन की समस्या है, वो पूरे देश की समस्या है। जल अपरदन के कई रूप हो सकते हैं, जैसे एक है परत अपरदन।
परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। जब घनघोर वर्षा के कारण निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है तो इसे भूमि का परत या आवरण अपर्दन कहते हैं। ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। तो ये हो गया परत अपर्दन, जिसे हम कह सकते हैं शीट इरोजन। ओके, दूसरा प्रकार का अपर्दन है अवनालिका अपर्दन। देखिए, अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई जो अवनालिकाएं हैं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं, या हम इन्हें बीहड़ भी कहते हैं, तो जिस क्षेत्र में ये अवनालिकाएं बहुत अधिक संख्या में होती हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। राजस्थान में चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत अधिक विस्तृत है। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी हमें अवनालिका अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है। तो अवनालिका अपर्दन में क्या होता है, जब बहुत तीव्र ढालों में या भूभागों में होती है, जब अधिक वर्षा होती है या फिर कोई नदी वाले भाग में अधिक वर्षा होती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है। और ये जो स्थलाकृति इस अवनालिका अपर्दन से उत्पन्न होती है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति। हमारे राजस्थान में चंबल नदी जो है वो इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और राजस्थान के अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वाले जो भाग है वहाँ पे भी हमें अवनालिका अपर्दन देखने को मिलता है। अगला अपर्दन है रिल या शुद्र सरिता अपर्दन। देखिए, रिल या शुद्र सरिता अपर्दन में मृदा की सतह पर जल के प्रवाह द्वारा उंगलियों जैसी गड्ढों का निर्माण किया जाता है। तो उस प्रकार ये भी जल द्वारा होता है, तो इसे हम कहते हैं रिल इरोजन। राज्य में जल अपर्दन सर्वाधिक जो है अब चंबल नदी में होता है। चंबल नदी के बाहर क्षेत्रों में स्पेशली सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद घग्गर जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ मात्रा में हमें जल अपर्दन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये है मृदा अपर्दन के प्रकार। पवन द्वारा अपर्दन आवरण अपर्दन कहलाता है। ठीक है, जल अपर्दन में परत अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन जिसे हम गली इरोजन कहते हैं। आप ये ध्यान रखना, अवनालिका अपर्दन का मतलब गली इरोजन। रिल या शुद्र सरिता इरोजन जो है वो भी जल के द्वारा होता है। अच्छा, रिल इरोजन छोटा रूप है और गली इरोजन अपर्दन का बड़ा रूप है। और हमारे यहाँ पे सर्वाधिक अपर्दन जो किया जाता है चंबल नदी द्वारा किया जाता है। हाड़ौती का जो पठार वाला क्षेत्र है जिसमें उसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में भी हमें यह अपर्दन देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं मृदा अपर्दन के कारण क्या हैं। देखिए, वनोन्मूलन मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण है। पेड़ों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपर्दन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियां गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। वनों के विनाश से मृदा का वायु व जल अपर्दन शीघ्रता से बढ़ता है। अगर देखिए, जितना वनस्पति आवरण होगा उतना अपर्दन कम होगा, क्योंकि एक तो जो भी वायु या जल का जो वेग है वो वनस्पतियों के कारण थोड़ा धीमे पड़ जाता है। दूसरा, वनस्पतियों की जो जड़ें हैं मृदा को बांध कर रखती हैं, तो फ्रीली जो है वो इरोजन नहीं हो पाता। फिर देखिए, अर्धशुष्क व चारागाह क्षेत्रों में रहने वाले निवासी भेड़ बकरी आदि पशुओं को पालते रहते हैं, जो भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरकर समाप्त कर देते हैं। ये ढीले भाग जल अथवा मिट्टी के वेग के साथ बहकर भूमि को अनउपजाऊ बना देते हैं। तो जो पशुचारण है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, फिर एक कारण और है कि अनेक क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी ढालों पर विशेष है, जैसे हम भारत का संदर्भ लें तो असम, नागालैंड, मेघालय, अपना दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला भाग, दक्षिणी राजस्थान वाला भाग, निचले हिमालय क्षेत्रों आदि में आदिवासी जो जनजाति है वो जूमिंग या वालरा कृषि करती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है। इससे भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है और वायु और जल द्वारा की जो शक्तियां हैं वो वहाँ की भूमि को अपर्दित कर देती हैं। तो जो स्थानांतरित कृषि है, या हम कह सकते हैं कृषि की जो प्रक्रिया है, वो भी मृदा अपर्दन का कारण बनती है। उसके बाद आता है वर्षा पूर्व मरुस्थलीय अंधड़। हमारे राजस्थान में क्या है, वर्षा पूर्व मरुस्थलीय अंधड़ भी बहुत बड़ी समस्या है, मृदा अपर्दन का
या हम कह सकते हैं मृदा अपरदन का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि वर्षा से पहले मिट्टी सूखी होती है और उस टाइम जब आंधियाँ चलती हैं तो वो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बहाकर अपने साथ दूर ले जाती हैं। इसके अलावा और कारण है अत्यधिक सिंचाई। देखिए, भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा प्रभाव है और बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण जो भूमि है वो लवणीय हो जाती है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ जो नमक है वो धरातल के ऊपर आकर उस ऊपरी परत को नष्ट कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मृदा के अपरदन का। फिर देखिए, रासायनिक उर्वरक जो हैं वो भी मृदा के लिए हानिकारक हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घ काल में इसकी उर्वरता जो है वो घट जाती है। ये समस्या नदी घाटी परियोजना के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ जिनको हुआ था उन क्षेत्रों में अधिक है। तो ये रासायनिक जो उर्वरक हैं वो भी मृदा अपरदन के मुख्य कारक हैं। फिर जो एक और मुख्य कारक मृदा अपरदन का है वो है कृषि के अवैज्ञानिक ढंग जो है, यानी जो अवैज्ञानिक ढंग से हम कृषि करते हैं वो एक मुख्य कारक है। क्योंकि इससे क्या है, मिट्टी का क्षरण बढ़ता है। ढालू क्षेत्रों में समोच्च रेखाओं में समानांतर जुताई न करने से, दोषयुक्त फसल चक्र अपनाने से और आवरण फसलें गलत तरीके बोने से भी मिट्टी का क्षरण होता है। देखिए, अगर ढालू क्षेत्र है, अगर वहाँ पे हम सीढ़ी नुमा कृषि करेंगे तो मृदा का जो अपरदन है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। फिर अगर हमारा फसल चक्र दोषपूर्ण है तो भी मृदा अपरदन होगा, और हमारा अगर आवरण जो फसलें हम उगाते हैं मृदा अपरदन को बचाने के लिए वो भी हम सही ढंग से नहीं करते हैं तो भी मृदा का अपरदन बढ़ता है। तो कृषि का अवैज्ञानिक जो ढंग है वो भी मृदा के अपरदन को बढ़ाता है। तो ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे। वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, पहाड़ी क्षेत्रों में पर जो स्थानांतरित कृषि होती है वो, उसके बाद जो वर्षा पूर्व मरुस्थलीय अंधड़ है, अत्यधिक सिंचाई है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है और अवैज्ञानिक ढंग से जो कृषि है वो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन की हानियों की। देखिए, मृदा अपरदन से जो मुख्य हानियां अगर हो सकती हैं हमें, वो ये हैं कि मृदा की उर्वर ऊपरी सतह का ह्रास हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, मृदा की उर्वरता कम हो जाती है और इससे क्या होता है, कृषि उत्पादकता भी कम होती है। फिर देखिए, भू संकलन की बारंबारता में वृद्धि और भीषण तथा आकस्मिक बाढ़ों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। सूखे की जो अवधि है वो लंबी हो जाती है, यानी मृदा में नमी की मात्रा भी कम हो जाती है। और इससे एक क्या होता है, मृदा अपरदन से नदियों की तह में बालू का जमाव जो है बढ़ जाता है, जिससे नदी की धारा में भी परिवर्तन हो जाता है। और क्योंकि जमता जाएगा सिल्टेशन होता जाएगा तो धीरे धीरे नदी क्या अपना कोर्स परिवर्तित कर देती है। अच्छी क्वालिटी की भूमि जो है वो नष्ट हो जाती है, जो बहुत उपजाऊ भूमि है वो भी अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। और जो है मृदा में जो गड्ढों का निर्माण भी कुछ क्षेत्रों में अधिक हो जाता है, जिससे क्या होगा, जो कृषि योग्य भूमि है वो भी कम हो जाती है। तो ये मुख्य हानियां हैं मृदा की। अब बात करते हैं हम मृदा अपरदन के संरक्षण की, कि कैसे मृदा को के अपरदन को हम बचा सकते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण में हम करके हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और मिट्टी के उत्पादन और क्षय को जो रोका जा सकता है। अब इसके लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोका जाना चाहिए, जो पहाड़ी ढालों पर जो है। इसमें क्या होता है कि अगर हम वहाँ पर कृषि जो पहाड़ी ढाल हैं वहाँ पर एक तो जो खेती करते हैं, अगर वो खेती हम सीढ़ीदार कृषि करें तो हम भूमि के क्षरण को रोक सकते हैं। और अगर हम बिना सीढ़ीदार कृषि करते हैं तो उसके साथ साथ फसलों के साथ साथ जो मिट्टी की उपजाऊ परत है वो भी, उसका भी नाश होता है। दूसरा, देखिए, भारत के विभिन्न भागों में अतिरिक्त चराई और स्थानांतरित जो कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उसने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गया है।
अत्यधिक चराई और स्थानांतरित कृषि को नियमित और नियंत्रित करना चाहिए हमें। स्थानांतरित कृषि के स्थान पर हमें वेदिका कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है, पहाड़ी ढालों पर हमें टेरेस्ड फार्मिंग करनी चाहिए। दूसरा है, जो स्थानांतरित कृषि हो रही है उसको प्रोत्साहित मतलब हमें हतोत्साहित करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। और जो हम स्थानांतरित कृषि करते हैं उन स्थानों पर हमें वेदिका कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर देखिए, अवनालिका आवर्तन जो होता है हमारे भागों में, उसको रोकने तथा उसके बनने पर उसको नियंत्रित हमें करना चाहिए। और स्पेशली क्या करना चाहिए, ये अवनालिका अपर्दन होता है नदियों से, तो हमें जिन क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन हो रहा है तो वहाँ पर बांध बना लेने चाहिए। तो जो नदियों का अतिरिक्त पानी है जो अपर्दन करता है उसको हम बांधों में स्टोर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमें सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध होगा और हमें बाकी जो ये मृदा की अपर्दन की जो समस्या है उससे छुटकारा भी मिलेगा। और उसके बाद हमें क्या है, जहाँ अवनालिका अपर्दन की समस्या ज़्यादा रहती है उन क्षेत्रों में हमें वृक्ष लगाने चाहिए या वनस्पति के आवरण को हमें बढ़ाना चाहिए, ताकि जो पानी का वेग है वो धीमा हो सके और उससे मृदा का जो अपर्दन है वो भी, भूमि का जो अपर्दन है वो भी कम हो सके। फिर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन्य कृषि करके रुकना चाहिए। तो हमें जहाँ जो ड्राई एरियाज़ हैं, डेजर्टिक मरुस्थलीय जो भाग हैं, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों की एक रक्षक मेखला, एक लाइन बना देनी चाहिए टीलों के आसपास। और साथ ही जो ड्राई एग्रीकल्चर है, जो वन्य कृषि है, वो भी हमें उन क्षेत्रों में करनी चाहिए। तो ये जो उपाय हैं हम करने चाहिए हम लोगों को। फिर कृषि के लिए जो अनुपयुक्त भूमि है वहाँ चारागाह हमें बना देने चाहिए, ताकि वहाँ पे ठीक है चारागाह पशुओं के लिए तो काम आएंगे, लेकिन वो जो भूमि बिल्कुल बैरन पड़ी थी वहाँ पर एक वनस्पति का आवरण हो जाएगा, जिससे आगे वो भूमि का कटाव नहीं होगा। फिर वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वाधिक प्रभावशाली और सघन जो उपाय है वो वृक्षारोपण है, करना है। पहाड़ी ढालों पर, बंजर भूमि में और नदियों के किनारे उपयोगी वृक्षारोपण किया जाए और पशुओं की चराई पर नियंत्रण रखा जाए। कम पानी वाले क्षेत्रों में ढालू भागों की और बक्से नुमा गड्ढे बनाकर वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष न सिर्फ मृदा की ऊपरी उर्वर परत को जल द्वारा बहाए जाने या हवा द्वारा उड़ाए जाने से रोकते हैं, बल्कि वे जल के रिसाव की बेहतर व्यवस्था करके मृदा में नमी और जल स्तर को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो वृक्ष जो है बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। फिर देखिए, और उपाय ये हो सकता है कि जोते हुए क्षेत्रों में रक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए फसलों का हेरफेर और भूमि कुछ समय के लिए परती तथा खुली रखना ज़रूरी है। तो यानी हमें रोटेशन ऑफ मतलब प्रॉपर फसल चक्र जो है वो हमें अपनाना चाहिए और कुछ समय के लिए जो भूमि को परती भी छोड़ना चाहिए। ये जो रोटेशन ऑफ क्रॉप है या ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, फसल द्वारा नष्ट किए गए रासायनिक तत्वों की जो पूर्ति है वो हो सकती है। और वैज्ञानिक फसल चक्रण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा के अपरदन को और उसके अनुपजाऊपन को रोका जा सके। फिर वृक्षों की जो कटाई है उस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। वृक्षारोपण के अलावा वृक्षों की जो कटाई पर भी हमें नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है उसकी कटाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पर हो रही है, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और हालांकि गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से नहीं है। तो इस प्रतिबंध का जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से होना चाहिए। फिर एक और जो उपाय हम कर सकते हैं वो है समूच जुताई और पट्टी का कृषि। देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की दिशा के अनुरूप ऊंचे नीचे जुताई नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वहाँ पे कंटूर फार्मिंग, समोच्च रेखा के अनुरूप जुताई को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी प्रकार साधारण ढाल वाले कृषि क्षेत्रों पर कृषि कार्य के लिए खेतों की छोटी पट्टियाँ विकसित की जा सकती हैं, ताकि मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सके। तो समोच्च रेखीय जुताई और पट्टी का जो कृषि है वो भी की जानी चाहिए, ताकि मृदा अपरदन रोका जा सके। उसके बाद देखिए, दीर्घ परती भूमि की पुनः स्थापना की जानी चाहिए।
दीर्घ प्रतिभूमि मुख्यतः हमारे राजस्थान में है और साथ ही भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। इन्हें कृषि कार्यों, चारागाहों और फलोद्यानों के रूप में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, मृदा अपरदन की प्रक्रियाओं को रोका जा सकता है। तो दीर्घ प्रतिभूमि की पुनः स्थापना भी की जानी चाहिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए। फिर नहरों की लाइनिंग होनी चाहिए। देखिए, नहरों से होने वाला जल रिसाव को रोकने के लिए नहरों की लाइनिंग का कार्य किया जाना चाहिए, ताकि निम्न भागों में जलमग्नता को रोका जा सके। और ये जलमग्नता जो है, अगर किसी क्षेत्र में होती है तो वो भूमि को अनउपजाऊ कर सकती है। तो नहरों की लाइनिंग भी होनी चाहिए। फिर और जो उपाय है वो ये है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं का उद्धार होना चाहिए। लवणों से प्रभावित मृदाओं के लिए गोबर और जिप्सम का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जिप्सम के प्रयोग से हम लवणीयता और क्षारीयता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद जैविक उर्वरकों एवं वानस्पतिक खाद के उपयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। फिर मानव अवशेषों व शहरी कचरों को खाद में परिवर्तित किया जाना चाहिए, ताकि जो मृदा की नष्ट हुई ऊपरी परत है उसको वापस उपजाऊ बनाया जा सके। उसके बाद सतत पोषणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की टेक्निक हमें अपनानी चाहिए। फिर और हम जो उपाय कर सकते हैं वो ये है कि बहते हुए जल का वेग रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर पतली खेती करना और मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति को अपनाना, जिससे जल का जो बहाव है रोका जा सके और मृदा का उपजाऊपन भी बना रहे। उसके बाद बहते हुए जल की मात्रा और वेग में कमी करना भी आवश्यक है। अब ये बहता हुआ जल जो है उसकी मात्रा और जो वेग है वो मेन कारण होता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ। देखिए, हमें क्या करना चाहिए, बहते हुए जल के वेग और मात्रा को रोकने के लिए पहाड़ियों के ढाल पर अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्र में बहते हुए जल का संग्रह करने के लिए छोटे छोटे तालाब या एनीकट बनाने चाहिए, ताकि बहते हुए जल की मात्रा और वेग कम हो सके। फिर देखिए, बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल रोके रखने के लिए विशाल जलाशय यानी जिसे हम कहते हैं जल संभरण यानी वाटर शेड्स तैयार किए जाने चाहिए और चेक डैम्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। फिर खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे एनीकट बनवाए जाने चाहिए जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांटकर जल का वेग कम कर दें। इससे उस भूमि की उपजाऊ मिट्टी बह जाने से भी रुक जाएगी और जो अपरदन भी कम होगा और फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से और ऐसे सभी जो क्षेत्र हैं जहाँ जल का वेग अधिक है वहाँ पर हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो मिट्टी जल द्वारा कट गई है उसे रोकने के लिए खेतों पर ढाल की ओर आड़ी खाइयाँ बना देनी चाहिए, ताकि मिट्टी आगे और बहे ना। देश के सभी भागों में गांव, कस्बों, नहरों के बाहर पशुओं के चराने के लिए निश्चित भूमि में चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि जो अनियंत्रित पशुचारण है उसको रोका जा सके। ठीक है। उसके बाद देखिए, भूमि में जो जल द्वारा होने वाला मिट्टी का क्षरण है उसको देखो हम क्या कर सकते हैं, भूमि को जोतने के बाद उसे वनस्पति से ढककर ढक देना चाहिए। जैसे हमने जोत लिया है या फिर हमने फसल काट ली तो वनस्पति का कुछ अवशेष जो है, फसलों का कुछ अवशेष वहाँ छोड़ देना चाहिए। ये क्या होगा, तेज़ हवा द्वारा जो मिट्टी का अपरदन है उसको रोक लेगा। फिर भूमि पर ही पड़ी रहने वाली वनस्पति को स्वतः सड़ने दिया जाए, वो डिकम्पोज होने दिया जाए, जिससे भूमि की जल ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होकर भूमि में कटाव को रोकेंगे। उसके बाद हम और जो कर सकते हैं वो खेतों में लगातार पौधे और दालें बोने के लिए मिट्टी का वो बोनी चाहिए। तो इससे क्या है, मिट्टी का कटाव रुकेगा। अब वायु द्वारा अगर हम खेतों में मिट्टी को रोकना चाहें तो देखिए उसके लिए उन खादों और रसायनों एवं मल्च का प्रयोग किया जाए जिससे भूमि की जल ग्रहण शक्ति बढ़ती है और भूमि मॉइस्ट रहती है। ये काम करना चाहिए। बोए और बिना बोए हुए खेतों को बारी बारी से काम में लाया जाए, जिससे बोए हुए खेतों की ढीली भुरभुरी मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाई जाए दूसरे खेत में एकत्रित हो जाए और मिट्टी नष्ट होने से रुक जाए। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उड़ने से रोकने के लिए 1.5-2 मीटर ऊंची लोहे की चादरें वायु चलने की दिशा में लगा दी जाएं, जिससे उड़ती हुई मिट्टी रुक जाए।
इन बालुका स्तूपों में वनस्पति लगाई जाए ताकि इन क्षेत्रों में मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके और नदी के किनारों पर मिट्टी को कटाव को रोका जा सके। तो ये कुछ सुझाव हैं जिनसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, खेतों में भी और बाकी दूसरी भूमि है उसमें भी। अब अगली जो समस्या आती है वो आती है राज्य में भूमि की लवणीयता और क्षारीयता की समस्या। देखिए, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, विशेषकर पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में भूजल के खारा होने के कारण यहाँ की भूमि में लवणीयता और क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है, जिससे मृदा का अपरदनात्मक जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। कम वर्षा एवं वाष्पीकरण की उच्च दर इसमें और इजाफा करती है। कृषि हेतु खारा पानी प्रयोग करने से उसमें लवणीयता बढ़ जाती है मिट्टी में। नहरी क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से भी वहाँ की भूमि में लवणता और क्षारीयता में वृद्धि होती है। तो हमारे यहाँ जो क्षारीय भूमि है मैक्सिमम उन क्षेत्रों में है जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई हो रही है। राजस्थान में लगभग 7-8 लाख हेक्टेयर भूमि, कृषि भूमि लवणीयता एवं क्षारीयता से ग्रस्त है। दिन प्रतिदिन इसमें वृद्धि होती जा रही है। इस समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में मुख्यतः जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, बीकानेर, टोंक, सिरोही, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिले शामिल हैं लवणीयता की समस्या से, क्योंकि यहाँ पे जो है इन जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो इस कारण जो मृदा है यहाँ की मृदा में लवणीयता की समस्या बढ़ जाती है। वहीं अगर हम क्षारीयता की समस्या को देखें तो ये हनुमानगढ़, गंगानगर वाले क्षेत्रों में है। अब हम देख लेते हैं कि राज्य में जो भूमि के कारण हैं वो क्या है। देखिए, पहला कारण तो वही क्लियर हो गया, लवणों की सतह, मृदा की ऊपरी सतह पर नमक का जम जाना, कुओं में पानी की सतह ऊंची होना, पानी का जमाव होने से लवण का ऊपर आ जाना, अधिक सिंचाई में भूमि के नीचे जो लवण है वो सतह पर आके जम जाते हैं। तो ये सारा जो है पानी का जो ठहराव है वो भी एक मुख्य कारण है क्षारीयता का। मृदा की ये सारी समस्याओं के अलावा जो नहरी सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, स्पेशली गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि जिलों में कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु अधिक पानी प्रयुक्त करने और वहाँ की भूमि में नीचे कठोर परत में होने के कारण भूमि में सेम यानी वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या के साथ साथ ये जो सेम की समस्या है, जिसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग की समस्या है, वो भी बहुत ज़्यादा है नहरी सिंचाई वाले एरिया में, विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ हिस्सों में जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर है। तो देखिए, ये जो इंदिरा गांधी, इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के इलाके हैं के कारण यहाँ भूजल स्तर जो ऊंचा हो गया है तथा पानी की जो सतह जो सही निकासी नहीं होती है और ज़मीन पर ही पानी जमा हो जाता है। सेम की समस्या से वहाँ की भूमि का उपजाऊपन नष्ट होता जा रहा है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में खरपतवार की समस्या भी बढ़ गई है। सेम की समस्या के निवारण हेतु कृषकों को बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि वो कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भूजल स्तर जो है उस क्षेत्र का बहुत बढ़ गया है और नहरी जो सिंचाई है पानी बहुत अधिक आता है। तो इस कारण वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर है। और इसके तो क्या होना चाहिए, खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भूमि के एकत्रित में जो अतिरिक्त जल एकत्रित होता है वो उसको पुनः भूमि में गहराई तक पुनर्भरण किया जाए। साथ ही नहरों के किनारे अधिक मात्रा में वृक्षारोपण भी किया जाए। इन सभी उपायों से सेम की समस्या कुछ हद तक रोकी जा सकती है और भूमि को अनुपजाऊ होने से बचाया जा सकता है। तो ये सारी समस्याएं थी हमारे यहाँ पे राजस्थान में मृदा अपरदन की, और कैसे ये जो भूमि की क्षारीयता और लवणीयता की समस्या और साथ ही जो सेम की समस्या है हनुमानगढ़, गंगानगर में उसकी। तो ये जब आप आंसर लिखेंगे तो आप बाकायदा मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के प्रकार क्या हैं, मृदा अपरदन के कारण क्या है और उनको कैसे संरक्षण के जो उपाय हमने डिस्कस किए हैं आपको आंसर में लिखने हैं।